एक विवाह ऐसा भी भाग 4। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा है कि अभय ने कॉलेज का नाम पढ़ा और बोला पिंक सिटी। अब आगे। अब दोनों लड़के कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे थे। सामने प्रिंसिपल एक रजिस्टर खोलकर उसमें कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उसने कहा, हाँ, आकृति शर्मा नाम की एक लड़की थी, अब से 4 साल पहले। प्रिंसिपल ने उसे बंद करते हुए कहा, मेरी तो अभी कुछ महीनों पहले ही यहाँ पोस्टिंग हुई है और स्टाफ भी लगभग सारा नया ही है, तो इसकी कोई जानकारी हम मुश्किल ही दे पाएंगे। अभय ऑफिस में लगे पोस्टर्स को देखने लगा तो उसे एक पोस्टर में आकृति दिखाई दी। अभय उठकर उसके पास गया। उसने गौर से देखा तो ये आकृति ही थी। उसके साइड में रुचिका खड़ी थी और आसपास 2-3 लड़कियां खड़ी थी। आकृति के हाथ में ट्रॉफी था और वो बहुत खुश लग रही थी। अभय ने कहा, ये ही है आकृति। प्रिंसिपल ने कहा, ये कॉलेज के टॉपर बच्चों की फोटोज है। प्रिंसिपल ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, मैंने सुना है ये लड़की तीनों साल की टॉपर रही है। बाकी तो अभी 1 साल पहले कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे, पता नहीं क्यों। तो ज़्यादा जानकारी हम नहीं दे सकते आपको। अभी ये समझ लीजिए कि कॉलेज नया ही खुला है। फिर से अभय को वहाँ से कुछ नहीं मिला तो वो वापस आ गया। रात के करीब 2 बजे अभय घर पहुँचा। तब तक सब सो चुके थे। अभय कमरे में ना जाकर बाहर सोफे पर ही बैठ गया और थकान के कारण वहीं सो गया। अगले दिन सभी को शादी के लिए निकलना था, इसीलिए सभी जल्दी ही उठ गए। अभय भी उठ गया और सभी घर से निकल गए। 2 घंटे के सफ़र के बाद अभय अपनी मौसी के यहाँ पहुँच गया। इस बीच ना उसने आकृति को देखा और ना ही देखने की कोशिश भी की। देखा इसलिए नहीं क्योंकि आकृति गौरी जी के साथ दूसरी गाड़ी में थी। गौरी को मीना के लिए कुछ सामान खरीदना था, तो वो लोग बीच में रुककर आने वाले थे। अभय और कैलाश जी अलग गाड़ी में थे। वो पहले ही पहुँच गए थे। उनके कुछ देर बाद ही आकृति और गौरी भी आ गए। श्वेता, अभय की मौसी, सभी को देखकर बहुत खुश हुई और वो उन्हें अंदर ले आई। श्वेता के एक लड़की मीना और 2 लड़के मृणाल और मयंक थे। दोनों ही बिगड़े हुए थे क्योंकि श्वेता के पति सुजैन की मौत 5 साल पहले हो गई थी। तब से अब तक मयंक और मृणाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सुजैन की कमाई उड़ाने में। इसीलिए श्वेता ने मीना की छोटी सी उम्र में शादी करने की सोची। आकृति के अंदर आते ही घर की सभी औरतें उसे देखने लगी और आकृति की तारीफ करने लगी। मृणाल ने जब आकृति को देखा तो उसे देखता ही रह गया क्योंकि आकृति थी इतनी सुंदर। ऊपर से गौरी उसे रेड कलर की साड़ी और पहनाकर लाई थी, जिससे उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गया था। मृणाल तो आकृति को देखता ही रह गया, जबकि आकृति किसी को नहीं देख रही थी। अभी तक अभय ने भी आकृति को नहीं देखा था, लेकिन वो जैसे ही अंदर आया उसकी नज़र सीधे मृणाल पर पड़ी तो आकृति को अजीब तरह से देख रहा था। अभय को गुस्सा आ गया। वो आकृति के पास आकर खड़ा हो गया ताकि मृणाल उसे देख ना सके। अभय के आते ही मृणाल चला गया। सभी बातें करते रहे तो मीना आई और अभय के गले लगते हुए बोली, कितने दिनों बाद आए हो भाई। अभय मुस्कुरा दिया और बोला, अब जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मीना ने आकृति को देखकर कहा, हेलो भाभी। आकृति ने भी उसे हेलो कहा और सब बातें करने लगे। अभय और आकृति अभय की मौसी की लड़की मीना की शादी में आ गए थे, जिसमें पहले सगाई होनी थी, उसके बाद शादी। आज सगाई होनी थी। सभी घर के आंगन में मौजूद थे। मीना और राहुल, मीना का होने वाला पति, दोनों स्टेज पर खड़े थे। सभी मेहमान उनके नीचे चारों ओर उन्हें घेर कर खड़े थे। घर में चहल पहल हो रही थी। मेहमानों में ही अभय और आकृति एक और खड़े थे। अभय मुस्कुराते हुए सभी को देख रहा था, जबकि आकृति बिना किसी भाव के सभी को देख रही थी। आकृति को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ही देख रहा हो। उसने चारों ओर नज़र घुमाई तो देखा मृणाल बड़ी ही बदतमीजी से उसे देख रहा था। आकृति उसे उससे थोड़ा घबरा गई। वो अभय के और आकर खड़ी हो गई तो अभय ने उसे एक नज़र देखा और मुस्कुरा दिया। आकृति ने अपनी पलकें झुका ली और ज़मीन को घूरने लगी। इसी बीच सगाई की रस्म पूरी हुई। मीना और राहुल सबसे आशीर्वाद लिया और सभी ने बातें करते हुए खाना खाया। आकृति अब गौरी के पास चली गई
तो गौरी उसे सभी औरतों से मिलवाने लगी। मृणाल, जिसकी नज़रें अभी भी आकृति पर ही थी, पूरे सगाई समारोह में वो उसे ही देखता रहा। तो मयंक ने कहा, क्या हुआ भाई, भाभी जी कुछ ज़्यादा पसंद आ गई क्या? मृणाल ने बड़ी बदतमीजी से आकृति को देखते हुए कहा, मयंक, मुझे उससे कुछ बात करनी है, क्या तू मिलवा सकता है उनसे? मयंक ने आकृति पर एक नज़र डाली और बोला, मिल जाएगी भाई, मैं बात करता हूँ। अभय सारे काम देख रहा था कि तभी एक आदमी आया और अभय को एक बॉक्स देकर बोला, सर, ये आपके लिए कोई पार्सल आया है। अभय ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। उस आदमी ने कहा, पता नहीं सर, बाहर कोई आपका नाम लेकर आपको देने के लिए बोल गया है। अभय, कहाँ है वो? उस आदमी ने बाहर की ओर इशारा किया तो अभय वहाँ गया, लेकिन तब तक वो आदमी जा चुका था। अभय उस बॉक्स को अंदर ले आया और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक लैपटॉप था। अभय ने मन ही मन में सोचा, मैंने तो नहीं मंगवाया कोई लैपटॉप, तो फिर ये कौन लेकर आया है? अभय सोफे पर बैठ गया और उस लैपटॉप को खोलने लगा। उसने जैसे ही खोला, सामने से गौरी उसे बंद कर दिया और बोली, यहाँ भी काम? मैंने कहा था ना, 10 दिन कोई काम नहीं। अभय ने कुछ कहना चाहा तो गौरी ने उसके हाथ से लैपटॉप छीनते हुए कहा, तेरी बहन की शादी है, जाकर काम देख। गौरी ने लैपटॉप की ओर देखकर कहा, इसे मैं अपने पास रख रही हूँ, घर पहुँचकर वापस कर दूंगी। अभय बाहर चला गया और गौरी ने लैपटॉप को अपने बैग में रख लिया। आज मीना की हल्दी थी। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। आकृति भी अब सब में घुल गई थी और काम करने लगी थी। श्वेता भी अब ज़्यादातर काम के लिए आकृति को ही बोलती। आकृति कोई ना नुकुर किए बिना ही काम कर लेती थी। सुबह ही सब तैयार हो गए थे। आकृति ने गौरी की लाई हुई येलो कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय ने येलो कुर्ता और नीचे वाइट रेडीमेड धोती पहनी थी। सबने कुछ ना कुछ येलो कलर का पहना पहना हुआ था। अभी हल्दी लगने में थोड़ा वक्त था। मीना अपने कमरे में थी। श्वेता ने आकृति से मीना को ले आने के लिए कहा तो आकृति मीना के कमरे की ओर बढ़ गई। आकृति उधर जा रही थी कि मीना अपने कमरे से निकलकर उस ओर ही आ रही थी। मीना को देखकर आकृति वापस मुड़ी तो मीना ने उसे कहा, भाभी, आपको अभय भैया ने उस कमरे में बुलाया है। आकृति ने नीचे देखा तो वहाँ अभय नहीं था। उसने सोचा, अभी तो अभय जी वहाँ वहीं थे, इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गए? मीना आकृति के पास जाकर बोली, जाओ और जल्दी से आ जाना, आप दोनों भी तो हल्दी लगाएंगे ना? आकृति ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ आप चलिए, हम आते हैं। मीना नीचे चली गई तो आकृति मीना के बताए कमरे की ओर बढ़ गई। आकृति एक कमरे के बाहर रुककर उसे नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा खुला था। आकृति अंदर गई तो वहाँ बहुत अंधेरा था। आकृति ने आगे बढ़कर अभय को आवाज़ लगाई। अभय जी, किसी की आवाज़ नहीं आई, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। मीना नीचे आकर बैठ गई। औरतों ने गीत गाने शुरू कर दिए और डेक भी बजने लगा। मीना के हल्दी लगने लगी। सब उसे हल्दी लगा रहे थे तो मीना ने देखा अभय बाहर से अंदर आ रहा था। मीना चौंक गई कि मयंक ने तो कहा था कि भाई ने भाभी को बुलाया है। मीना ने ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और सभी कमरे बंद थे। मीना घबरा गई। अभय मीना के पास आ गया। वो आकृति को ढूंढने लगा। जब वो उसे नहीं दिखी तो उसने मीना से इशारे में पूछा। मीना ने इशारे से अभय को अपने पास बुलाया और कहा, आपने तो भाभी को उधर कमरे में बुलाया था ना, तो आप बाहर से कैसे आ सकते हैं? अभय को मीना की बात समझ नहीं आई तो उसने कहा, क्या कह रही है तू? मैं तो ऊपर गया ही नहीं, मैं बाहर था तब से। मीना ने डरते हुए ऊपर की ओर इशारा किया। भैया, भाभी। अभय भी घबरा गया और मीना की बताई दिशा में चला गया। आकृति जैसे ही बाहर जाने को हुई, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। आकृति घबरा गई। उसने कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। आकृति थोड़ी आगे बढ़ी तो सभी लाइट्स ऑन हो गई।
आकृति के सामने मृणाल खड़ा था और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से देख रहा था। आकृति ने मृणाल को देखकर गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? मृणाल, दरवाज़ा खोलो। मृणाल बिना कुछ बोले आकृति की ओर बढ़ने लगा। आकृति की घबराहट बढ़ने लगी। मृणाल आकृति के बहुत पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन आकृति अब भी उसे गुस्से से घूर रही थी। हालांकि अंदर से वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन बाहर से वो बहुत गुस्से में थी। मृणाल ने आकृति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वो क्या है ना भाभी जी, आप पर दिल आ गया है। आकृति ने मृणाल को एक थप्पड़ रसीद कर दिया तो मृणाल ने अपने गाल पर हाथ रखकर आकृति को घूर कर देखा और अचानक से आकृति के हाथ को बाजू से पकड़कर कहा, ये थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मृणाल, और अब बदतमीजी की हद दिखाएगा। मृणाल ने आकृति को एक झटके से बेड पर गिरा दिया। वो उसकी ओर बढ़ने लगा था। अभय मीना के बताए कमरे में आ गया, लेकिन यहाँ तो सभी कमरे बाहर से बंद थे। अभय को समझ नहीं आया कि आकृति कौन से कमरे में है। अभय ने अपने सामने वाले कमरे को खोला, लेकिन उसमें कोई नहीं था। उसके बाद दूसरे तीसरे कमरे को खोल कर देखा, उसमें भी कोई नहीं था। अब अभय चौथे कमरे की ओर बढ़ा। उसने उसे बाहर से खोला, लेकिन वो अंदर से भी बंद था। अभय को कुछ शक हुआ तो उसने आवाज़ लगाई, आकृति जी, आप यहाँ हो क्या? आकृति अभय की आवाज़ सुनकर कुछ बोलने को हुई तो मृणाल ने आकृति के मुंह को अपने हाथ से ढक लिया। आकृति कुछ नहीं बोल पाई। अभय आगे बढ़ गया, लेकिन फिर पीछे मुड़ होकर उसने दरवाजे को खटखटाने लगा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो अभय ने दरवाजे को धक्का दिया, जिससे वो खुल गया। अभय ने सामने का नज़ारा देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। मृणाल ने आकृति के मुंह को बंद करके रखा हुआ था, जिसे आकृति छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आकृति की आंखों से आंसू बह रहे थे। अभय ने मृणाल के कॉलर को पकड़ा और उसके एक मुक्का जमा दिया। अभय ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया और मृणाल को खूब मारा, जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। जब तक अभय उसे मारता रहा, आकृति डर की वजह से एक कोने में सिमट कर बैठ गई। अभय आकृति के पास आया और उसके पास बैठ गया। अभय ने आकृति को जैसे ही छुआ, आकृति कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरी वजह से नहीं हुआ है। मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। आकृति पागलों जैसी बातें करने लगी थी। अभय ने आकृति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं किया है। आकृति फिर से कांपते हुए बोली, नहीं, चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब बहुत बुरे हैं। अब आकृति गुस्से में बोलने लगी, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अभय आकृति को संभाल नहीं पा रहा था। उसने आकृति को गोद में उठाया और दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ आकृति रुकी हुई थी। वहां आकर आकृति ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बेड के किनारे पर बैठ गई और अपना मुंह घुटनों पर रख लिया। अभय वहां से उठकर एक और आया और उसने रुचिका को फ़ोन किया। फ़ोन पिक होते ही अभय ने रुचिका को सब बात बता दी तो रुचिका ने चौंकते हुए कहा, क्या? अभय ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? रुचिका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, उसे नींद की गोली खिलाकर सुला दीजिए। अभय ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो क्या? नींद की गोली? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? रुचिका ने उदास होकर कहा, प्लीज़ सर, अब यही एक रास्ता है। अगर उसने गोली नहीं खाई तो वो सारी रात सो नहीं पाएगी, प्लीज़। अभय ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया और आकृति को देखने लगा, जो अब भी कांप रही थी। अभय ने एक लंबी सांस ली और बाहर चला गया। कुछ देर में वापस आया, तब भी आकृति सेम कंडीशन में थी। अभय ने आकृति को नींद की गोली दी और सुला दिया। नीचे हल्दी की रस्म हो रही थी। अभय वहां न जाकर आकृति के पास ही बैठ गया। गौरी ने जब अभय आकृति को नहीं देखा तो वो उन्हें ढूंढती हुई आई और आकृति को देखकर चिंता से बोली, क्या हुआ आकृति को? अभय ने कहा, कुछ नहीं माँ, थोड़ी तबीयत खराब है बस, और कुछ नहीं। अभय की आंखों में अब भी गुस्सा था, जिसे गौरी ने देख लिया। गौरी ने अभय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभय तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बता क्या बात है? मैंने पहले कभी तुझे गुस्से में नहीं देखा। अभय
ने गौरी को सब बता दिया तो गौरी को भी बहुत गुस्सा लगा। अभय ने कहा, माँ क्या मैं आकृति को घर ले जाऊं? गौरी ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा मीना का बहुत मन था कि तुम दोनों रहो। मयंक और मृणाल तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। उनके रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन तुम ऐसे जाओगे तो। गौरी कहते कहते रुक गई थी तो अभय ने सिर्फ हाँ कहा। रात हो गई और सुबह भी अभय एक पल के लिए भी आकृति को छोड़ कर नहीं गया। मीना भी उसी के पास थी क्योंकि गौरी ने कैलाश, श्वेता और मीना को भी मृणाल की हरकत के बारे में बता दिया था। श्वेता तो शर्मिंदा थी लेकिन क्या कर सकती थी। आकृति जब सुबह उठी तो अभय ने पहले ही सबको वहां से जाने के लिए कह दिया था। अभय आकृति के पास आकर बोला, आप ठीक हैं आप? आकृति बिना पलक उठाए बोली, जी। अभय ने आगे कहा, चलिए हम घर चलते हैं, अपना सामान पैक कर लीजिए। आकृति ने धीरे से कहा, हम शादी कंप्लीट होने के बाद ही चलेंगे। मीना का दिल टूट जाएगा। अभय ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, सबके दिल को जोड़ कर रखती हो, न जाने आपका दिल किसने तोड़ा। अभय शादी कंप्लीट करवा कर घर आ चुका था और बाकी सब भी। आकृति घर आकर सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। एक औरत अपने साथ हुई एक भी अत्याचार व बदसलूकी को भुला नहीं पाती है, फिर वो चाहे अपना हो या पराया। और आकृति तो पहले ही जिंदगी में इतनी परेशान थी, उसके लिए तो ये सब भुलाना आसान काम तो नहीं था। खैर, अभय और आकृति ऑफिस जाने लगे थे। अभय पूरी कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं से आकृति के अतीत को जानने की, लेकिन उसे लग रहा था मानो किसी ने आकृति के अतीत तक जाने का रास्ता ही बंद कर दिया हो। रुचिका भी आकृति को संभालने की कोशिश में लगी थी ताकि वो कुछ हल्का महसूस कर सके, लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरे लोग तो सिर्फ हमारा दर्द देख रहे होते हैं, लेकिन हम खुद उसे झेल रहे होते हैं। ऐसा ही हाल आकृति का भी था। एक महीने बाद आकृति और अभय में कभी कभी बात होने लगी थी काम को लेकर। आकृति धीरे धीरे फिर से खुद को संभाल चुकी थी। गौरी जी ने घर में आज सभी नौकरों को इकट्ठा किया हुआ था और सभी को सख्त निर्देश दे रही थी कि सारे घर की सफाई होगी। बहुत दिन हो गए हैं तो चलो लग जाओ काम पर। गौरी अपने कमरे में गई और अपना सामान निकालने लगी कि तभी उसे एक लैपटॉप दिखाई दिया। वो वही लैपटॉप था जो अभय के लिए शादी में कोई देकर गया था। तो गौरी ने वो लैपटॉप लिया और जाकर अभय के कमरे में रख दिया और लैपटॉप के पास रख दिया। गौरी ने लैपटॉप देखकर खुद से ही कहा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। दो तो पहले से सजा रखे हैं, अब एक और ले आया। सजाने के लिए काम हम कुछ आते नहीं है। ये ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन ना तो आकृति कभी ठीक से हंसी और ना ही अभय को उसके बारे में कुछ पता चला। लेकिन अभी तक अभय की कोशिश जारी थी। अभय आकृति की जिंदगी बस चलती जा रही थी। कभी कोई खुशी आई ही नहीं, और आई भी होगी तो दरवाजे से वापस चली गई होगी। आज 6 महीने हो गए थे दोनों की शादी को। इन 6 महीनों में ना तो आकृति कभी खुश हुई और ना ही उसने कोशिश करी खुश रहने की। अभय भी उसके बारे में पता करते करते थक चुका था। उसे जिससे भी जो उम्मीद थी वो सब किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था। आकृति और रुचिका ने पहले ही मना कर दिया था कुछ भी बताने से। आज अभय खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। वो अपने कैबिन में अकेला बैठा था, तभी रुचिका आई। उसने अभय को देखकर कहा, सर क्या बात है, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? अभय ने बिना रुचिका को देखे हुए ही कहा, कुछ नहीं रुचिका। समझ गई कि वो आकृति को लेकर परेशान है, तो उसने जाते हुए कहा, सर आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो सकता है वो आपके पास पहुंच गई हो और आप उसे देख नहीं पा रहे हो। रुचिका ये कहकर चली गई थी, लेकिन अभय का दिमाग तो खाली हो चुका था। उसने रुचिका की बात पर कोई सोच विचार नहीं किया। वो ऐसे ही बैठा रहा। आज उसकी हालत आकृति से भी बदतर लग रही थी। अभय अपने कैबिन में बैठा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पिक किया तो सामने से किसी ने कुछ कहा। अभय सुनते ही अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, ऐसा कौन कर सकता है, पता लगाओ और सब कुछ संभालो।
मैं कल आता हूँ। अभय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद अभय आकृति के कैबिन में था। वहीं रुचिका भी थी। अभय ने आकृति को देखकर कहा, मुझे हमारी दूसरी कंपनी में जाना होगा। वहाँ किसी ने कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया है, इसीलिए वहाँ जाकर सब संभालना होगा। आकृति ने हामी भरी और अपने काम में लग गई। अभय आकृति को देखकर मन में सोचने लगा, न जाने मैं आपको कभी खुश रख पाऊंगा या नहीं। अभी तक तो मैं ये तक पता नहीं कर पाया कि आपको कब क्या चाहिए होता है। मैं एक अच्छा पति तो दूर, एक दोस्त तक नहीं बन पाया हूँ। अभय का उदास चेहरा देखकर आकृति ने कहा, अभय जी, सब ठीक ठाक है ना? आकृति के बोलते ही अभय फिर से सोचने लगा। आप भी मुझे जानने लगी, लेकिन मैं अभय ये सोच ही रहा था कि आकृति ने फिर से कहा, आर यू ओके? अभय ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ, वो मैं बस निकलने के बारे में सोच रहा था। आज पैकिंग भी तो करनी है ना, कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे ना। आकृति ने बिना किसी भाव के कहा, आपकी पैकिंग में हम हेल्प कर देंगे। अभय ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, जी थैंक्स। अभय आकृति आज जल्दी ही घर आ गए थे क्योंकि अभय को कल जाना था। अभय अपना सामान रखने लगा। आकृति अभी कमरे में नहीं थी। अभय अपनी फाइल्स रख रहा था। तभी उसे याद आया कि लैपटॉप भी लेना है। उसने अपनी लैपटॉप वाली दराज खोली जिसमें 3 लैपटॉप रखे थे। अभय ने खुद से कहा, मेरे पास तो 2 ही थे, ये तीसरा कब ले लिया मैंने। वो सोच ही रहा था कि आकृति आ गई और बोली, रख लिया आपने अपनी सभी फाइल्स और लैपटॉप? अभय ने तीनों लैपटॉप को बैग में रख लिया और हाँ में सिर हिला दिया। आकृति ने फिर से बाहर जाते हुए कहा, तो चलिए खाना खा लीजिए। अभय आकृति ने कैलाश गौरी के साथ खाना खाया और बाहर ही बैठ गए। गौरी ने अभय से कहा, तुम दोनों ही चले जाते तो अच्छा होता ना, तू अकेला अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखेगा, जानती हूँ मैं तुझे। अभय ने मुस्कुराकर कहा, माँ यहाँ भी तो काम है, और फिर मैं सिर्फ 15 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, साल भर के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। गौरी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा, खाना वक्त पर खा लेना, कहीं काम के चक्कर में खाना ही ना खाए। अभय ने एक संस्कारी बच्चे की तरह मुंडी हिला दी। अभय चला गया था। आकृति अपनी कैबिन में बैठी आज पहली बार अभय के बारे में सोच रही थी। 6 महीने हो गए मेरी शादी को, लेकिन अभय जी ने आज तक मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं करी। क्यों? मैंने जो कहा वो हमेशा माना उन्होंने। आप इतने अच्छे क्यों हैं अभय जी? मैं चाह कर भी आपको अपने दिल में जगह नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि इस दिल में वो इंसान इतनी गहराई से बसा है कि जगह ही नहीं है। मुझे उस इंसान का दिया हुआ प्यार, खुशी, आंसू, धोखा, दर्द सब याद आ जाता है जब भी आपको देखती हूँ। अब तो हिम्मत ही नहीं है फिर से दिल लगाने की। आकृति अपनी सोच से बाहर आई क्योंकि रुचिका उसके लिए कॉफ़ी ले आई थी। रुचिका ने उसे कॉफ़ी देकर कहा, किस सोच में डूबी है? आकृति ने एक नज़र रुचिका को देखा और फिर उसकी आंखों में दर्द उतर आया। रुचिका समझ गई तो उसने बात को बदलने के लिए कहा, तुमने अभय से पूछा वो पहुंचे हैं कि नहीं? आकृति ने कॉफ़ी पीते हुए कहा, नहीं। रुचिका ने आकृति का फ़ोन लिया और उसमें से अभय के नंबर को डायल कर दिया और आकृति की तरफ बढ़ा दिया। उधर अभय अभी अपने कैबिन में पहुंचा ही था कि उसके फ़ोन पर आकृति का नाम फ्लैश हो रहा था। अभय की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। आज पहली दफ़ा आकृति ने उसे फ़ोन किया था। अभय ने फ़ोन उठाया तो उसका दिल धड़क उठा। उधर से आकृति ने कहा, अभय जी, आप ठीक से पहुंच गए हैं ना? अभय तो इस वक्त कुछ बोलने की हालत में था ही नहीं। वो तो आकृति की आवाज़ को महसूस कर रहा था, मानो उसे दुनिया जहान की सारी खुशी मिल गई हो। आकृति ने फिर से कहा, तो अभय हड़बड़ाकर बोला, हाँ हाँ, मैं पहुंच गया। ये सुनकर आकृति ने फ़ोन कट कर दिया तो अभय अपनी धड़कनों को संभालने लगा। काफ़ी देर तक उसका दिल धड़कता रहा, मानो अभी बाहर निकल जाएगा। बेचारा अभय। कुछ देर बाद अभय अपना काम करके अपने रूम में आ गया, जो उसने किसी होटल में बुक कर रखा था। अभय फ्रेश होकर फिर से काम करने बैठा तो उसने लैपटॉप की
तो उसे लैपटॉप की ज़रूरत थी। उसने अपने सामान से लैपटॉप निकाल कर रख दिए। अभय ने तीनों लैपटॉप पर एक नज़र मारी तो उसे लगा इनमें से जो मुझे चाहिए वो कौन सा है, क्योंकि तीनों एक ही कंपनी के थे, सेम सेम। अभय ने एक को उठाया कि तभी किसी ने बेल बजाई। अभय उठकर गया तो वेटर उसे खाना देने आया था, जो अभय ने पहले ही ऑर्डर कर रखा था। अभय ने सोचा पहले खाना खाता हूँ फिर काम करता हूँ। तो अभय ने खाना भी खा लिया और अब वो बारी बारी से लैपटॉप को देखने वाला था, क्योंकि अब अभय भी आप अब अभय भी आपके जैसा, या यूं कहूँ आप भी अभय के साथ चलने वाले हैं। अभय ने लैपटॉप खोला तो उसमें कोई पासवर्ड नहीं था। अभय चौंक गया, क्योंकि वो अपने लैपटॉप में हमेशा पासवर्ड रखता था। अभय ने दूसरे लैपटॉप की ओर देखा तो सोचा मतलब ये दोनों मेरे हैं, और ये अभय सोचने लगा तो उसे मीना की शादी वाले लैपटॉप की याद आई। उसे समझ आ गया था ये वही लैपटॉप है। अभय ने आगे खोलकर देखा तो उसमें स्क्रीन पर किसी लड़के का फोटो था जिसे अभय नहीं जानता था। लैपटॉप में सिर्फ एक फोल्डर था। उसने ओपन किया तो उसमें एक और फोल्डर। अभय ने उसे भी खोला तो फोल्डर के अंदर फोल्डर चलते गए। अभय ने सबको खोलना जारी रखा। जब अभय थक गया तो आखिर में एक फोल्डर बचा था जिसका नाम था जानता हूँ थक गए हो। अभय ने उसे पढ़कर जल्दी से उसे खोला। उसमें बहुत बड़ा सा कुछ लिखा था। अभय ने उसे पढ़ने से पहले सोचा क्या यह मुझे पढ़ना चाहिए। सहसा ही उसकी नज़र पहली लाइन पर चली गई, जिसमें लिखा था सोच रहे हो पढ़ूं या नहीं, लेकिन जो तुम जानना चाहते हो वही है इसमें। अभय ने अब पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं राज हूँ, वही राज जिससे आकृति प्यार करती है और जो राज आकृति से प्यार करता है। अभय ने अपनी नज़र लैपटॉप स्क्रीन से हटा ली और सोचने लगा क्या ये सच है, क्या ये सच में ये राज ने भेजा है। अभय ने आगे पढ़ा, अब तुम सोच रहे होगे कि क्या ये सच है, तो हाँ ये सच है। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुमने कोशिश भी करके देख ली है ना। अब स्क्रीन से नज़र मत हटाना। अगर आकृति के बारे में जानना चाहते हो तो सब कुछ सिचुएशन के हिसाब से लिखा था, मानो लिखने वाले को पढ़ने वाले की सब हरकतों का पहले से ही पता हो। अभय ने स्क्रीन से नज़र नहीं हटाई, उसने पढ़ना जारी रखा। ये सब उसी दिन शुरू हुआ था जब तुमने पहली बार आकृति को बस स्टैंड पर देखा था। आकृति अपनी 3 सहेलियों के साथ एक कॉलेज के बाहर खड़ी थी, जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था राघव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आकृति ने एक लंबी सांस लेकर कहा फाइनली हम सेकेंड ईयर में हो गए हैं। एक लड़की जो उसके पास ही खड़ी थी उसने आकृति से जल्दी जल्दी में कहा मोमो जल्दी अंदर चलना, यहाँ कितनी धूप है यार। आकृति ने अपनी एक भौं को उचकाकर कहा कॉलेज के दर्शन तो करने दे। आकृति और उसकी दोस्त आगे बढ़ गई। कॉलेज में अंदर तक जाने के लिए एक कच्ची सड़क बनी हुई थी जिस पर बहुत से स्टूडेंट आ जा रहे थे। आकृति भी उस भीड़ में चढ़ने लगी, अपनी दोस्तों से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। उसके ठीक सामने से एक लड़का दौड़ता हुआ आ रहा था। आकृति अपनी ही बातों में मस्त होकर चले जा रही थी, वो सामने भी नहीं देख रही थी। एक उसकी ही उम्र का लड़का आया, वो आकृति के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही आकृति को पकड़ा, आकृति का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने वाली थी, लेकिन उसके दोस्त ने उसे संभाल लिया। आकृति गिरी तो नहीं, लेकिन उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। आकृति अपने पैर को पकड़कर वहीं बैठ गई तो उस लड़के ने आकृति को देखते हुए सॉरी कहा। आकृति की दोस्त उस लड़के पर बिरच गई और बोली सॉरी बोलते ही हो गया, देखो कितना दर्द हो रहा है इसे। वो ये सब बोल ही रही थी कि एक लड़का आया और बोला क्या बात है रिहान। उसके बोलते ही सभी ने उस ओर देखा तो देखते ही रह गए। लड़का कुछ ज़्यादा ही हैंडसम था। सभी की नज़रें उस पर टिक गई। पहले वाले लड़के ने कहा भाई इनको मेरी वजह से चोट लग गई है, मैं इन सब से सॉरी बोल रहा हूँ तो ये सब मुझे डांट रहे हैं। हैंडसम लड़के ने कहा तू जा पढ़ाई कर, मैं देखता हूँ। पहला लड़का जैसे ही जाने लगा, आकृति की दोस्त उससे कहने लगी ऐसे कैसे जा सकते हो तुम, उसे हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा। अब दूसरे लड़के ने कहा मैं ले जाऊंगा, इसे जाने दो, उसने बड़े ही रौब से कहा। तो सभी चुप हो गए।
तो वो लड़का आकृति की ओर बढ़ गया, जो दर्द की वजह से ऊपर देख ही नहीं रही थी। लड़के ने जल्दी से आकृति को गोद में उठाया तो आकृति ने दर्द और गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो मुझे। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आप सभी को हमारे चैनल पर मिलेगा। और आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक शेयर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।